हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है और इन मेथड्स में 5 मेथड्स को मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करा दिया है। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट जो मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो 6 नंबर का मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मैं आपसे बात करूं तो सिंपली asexual reproduction in plants is called as vegetative propagation। asexual मेथड ही है ये, लेकिन इस मेथड में प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं और प्लांट्स जो टर्म है एक्चुअली उसका मीनिंग ये है ट्रैकियोफाइट्स, माने टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये प्लांट का मीनिंग होता है क्योंकि ये हाईली फ्लरिश प्लांट हैं इस अर्थ पर, वेल डेवलप्ड प्लांट हैं इस अर्थ पर। अब प्लांट्स में जैसे लोअर प्लांट्स की हम बात करते हैं तो लोअर प्लांट्स के अंदर हमने वेरियस टाइप के मेथड्स स्टडी किए हैं। भाई उनके अंदर बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, क्लियर। लेकिन और भी बहुत सारे हैं भाई, गैमी फॉर्मेशन बाय रेस्टिंग बर्ड्स, इन द केस ऑफ लाइकन, सोरेडिया आर इन्वॉल्व्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोअर प्लांट्स के बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये स्पेशली हम हायर प्लांट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हायर प्लांट्स में ईच एंड एवरी पार्ट्स अंडरगो रिप्रोडक्शन, क्लियर। मीन्स कोई भी हायर प्लांट्स है, हम देखते हैं उसकी लाइफ में, उसकी बॉडी के अंदर देर आर 2 टाइप्स ऑफ द पार्ट्स, वन इज वेजिटेटिव पार्ट्स एंड अदर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्लियर। यहाँ पर जो वेजिटेटिव पार्ट्स का मीनिंग है वो ये है कि प्लांट पार्ट्स दैट इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। और किसी भी प्लांट्स के यदि वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो इट में बी रूट, शूट एंड लीफ, माने रूट, स्टेम, लीफ, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और यही पार्ट क्या है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स इन पार्ट्स का कोई भी पोर्शन या फ्रेगमेंट दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, तो such parts in higher plants that undergo vegetative propagation is known as vegetative propagules। तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हम बोलते हैं। वो कोई पोर्शन हो सकता है, कोई फ्रेगमेंट हो सकता है, क्लियर। वो रूट का पार्ट हो सकता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, लीफ का पार्ट हो सकता है, या बड इन्वॉल्व हो सकती है। बड भी तो ये कई टाइप की हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हायर प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जो कंसीडर हम करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो एंजियोस्पर्म जो अपनी लाइफ है वो 2 फेज़ों में कंप्लीट करता है, एक वेजिटेटिव फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में रूट, स्टेम, लीफ की इन्वॉल्वमेंट होती है जो इसकी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में जब प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो जाती है तब रिप्रोडक्टिव फेज अपीयर होती है फ्लावर के फॉर्म में। तो क्योंकि फ्लावर ही क्या है, मेन साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो हायर प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके लिए हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि प्लांट पार्ट्स दैट अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इसको बोलते हैं। और यहाँ मैं आपको फिर से एक फ्लो चार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब
ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इसको हम 2 हेडिंग्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है, इसको हम पढ़ते हैं कि नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मैं बात करूं तो आप नाम से समझ रहे हैं कि इस टाइप का प्रोपेगेशन प्लांट्स स्पॉन्टेनियसली करते हैं, नेचुरली करते हैं। तो इसमें प्लांट का रूट इन्वॉल्व होता है, स्टेम इन्वॉल्व होता है, लीफ इन्वॉल्व होती है, बर्ड इन्वॉल्व होती है। तो नेचुरली यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो प्रोपेगेशन कंप्लीट कर लेते हैं, नेचुरली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको हम मेनली 5 कैटेगरी में यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो 5 मेथड्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो आप देखेंगे कि बाई रूट्स, दूसरा बाई स्टेम, थर्ड बाई लीव्स, फोर्थ बाई बल्बिल्स और फिफ्थ है बाई टूरियंस, बाई टूरियंस। तो इस तरीके से ये नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पार्ट्स हैं, स्टडी हम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इनको फर्स्टली हम क्या बोल सकते हैं कि मैन मेड मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर इनको हम हॉर्टिकल्चर मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं कि अप्लाइड ब्रांच है बायोलॉजी की, मीन्स में बागवानी का पूरा स्टडी हम करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्लियर। अब आर्टिफिशियल मेथड्स में मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 टाइप में हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें 4 टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कटिंग, कलम लगाना, सेकंड लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग और फोर्थ यहां पे हम इन्वॉल्व करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। that is also known as plant tissue culture। इस तरीके से 4 हेडिंग में हम इनको स्टडी करेंगे। अब 1 बाय 1 आप इनको और थोड़ा सा देख लीजिए। बाई रूट, बाई स्टेम, बाई लीफ, बाई बल्बिल्स, बाई टूरियंस, ये 5 मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के और ये नेचुरल मेथड हैं। नेचुरली ये होते हैं, प्राकृतिक तरीके से अपने आप ही ये प्लांट अपने जनरेशन को बढ़ाते रहते हैं। बाई रूट्स की मैं बात करूं तो रूट्स के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स हैं जो प्रोपेगेशन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपका पॉपुलस आ जाता है, डलबर्जिया सीसो आ जाता है, डहेलिया आ जाता है, मुराया की बहुत सारी स्पीसीज रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती हैं। अब यहाँ पे जो
मेन कंसेप्ट है वो आप समझने की कोशिश करें कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जनरली बर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? और वो जो बर्ड स्पेशली इन्वॉल्व होती है वो एडवेंटियस बर्ड होती है। ठीक है, एडवेंटियस बर्ड होती है। और एडवेंटियस बर्ड माने प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम से छोड़ करके प्लांट के अदर किसी पार्ट से जो डेवलप होने वाला कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उसको बड हम बोलते हैं। यदि बड स्टेम में कहीं पर भी है केवल एपिकल मेरिस्टेम को छोड़ करके तो वो एडवेंटियस बड है। लीफ पर है, लीफ की एक्सिल पर है, रूट पर है ना, कहीं पर भी है, उसे एडवेंटियस बड हम बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? एडवेंटियस बड हम बोलते हैं। और इसके अलावा रूट पर हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ फ्लैशी रूट होती हैं, उनके अंदर फूड स्टोर रहता है, तो उन रूट्स के ऊपर ये एडवेंटियस बड अराइज होती हैं। और एडवेंटियस बड ही क्या है? कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। दे फॉर्म एडवेंटियस रूट एंड फाइनली न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम दैट पार्ट। उस पार्ट से क्या है? न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अब फ्लैशी रूट की मैं बात करूं तो डलवर्जिया के अंदर फ्लैशी रूट होती है, डहेलिया के अंदर फ्लैशी रूट होती है, जिसकी हेल्प से ये प्रोपेगेशन करते हैं। क्लियर? इसके बाद बाई स्टेम की मैं बात करूं तो स्टेम भी एक बहुत स्टैंडर्ड पार्ट है प्लांट्स का। और यहाँ पर स्टेम की मैं बात करूं तो स्टेम का आपने मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और स्टेम में यदि देखा जाए तो 3 टाइप की स्टेम हम पढ़ते हैं। एक अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा सवेरियल स्टेम, जिसको हम क्रीपिंग स्टेम भी बोलते हैं। और लास्ट एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। और मेजॉरिटी में जो प्लांट्स के स्टेम एरियल ही होते हैं। क्लियर? अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो ये अंडर द सॉयल ये स्टेम ग्रो करते हैं। और इन स्टेम को हम पढ़ते हैं 4 कैटेगरी में। ठीक है, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर। 4 कैटेगरी में इनको स्टडी किया जाता है, 1 2 3 एंड 4। राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर्स। ये 4 टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम है। यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिए आप। राइजोम, दे आर थिक कंडेंस्ड अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम, इनको राइजोम बोला जाता है। और राइजोम आप एग्जांपल देख सकते हैं जिंजर के केस में, टर्मेरिक के केस में, बनाना के केस में, कैना के केस में, और इवन फर्न में मीन्स टेडोफाइट्स में राइजोम टाइप का स्टेम एग्जिस्ट करता है। और इस टाइप का स्टेम स्टोर्ड फूड फॉर पेरेनेशन। क्लियर? तो ये काफ़ी इनकी ग्रोइंग एबिलिटी होती है राइजोम की। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एक आप जिंजर को लर्न कर सकते हैं, टर्मेरिक को लर्न कर सकते हैं, कैना, बनाना और फर्न ये राइजोम में आते हैं। अब कॉर्म क्या है? कॉर्म भी क्या है? थिक कंडेंस्ड अंडरग्राउंड बट वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम, बट वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम, इसको कॉर्म बोलते हैं। और कॉर्म का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कोलोकेसिया में, ग्लैडियोलस में, एमोर्फोफेलस जिसको जमीन कंद बोलते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। और क्रोकस के अंदर सैफ्रॉन जिसको हम कहते हैं, केसर जिसको कहते हैं, वो भी क्या है? कॉर्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में बल्ब की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही रिड्यूस्ड ये डिस्क लाइक स्टेम होता है। और ये स्ट्रक्चर हमें ऑनियन के केस में, गार्लियर
गार्लिक के केस में, लिलीज में बल्ब देखने को मिलता है। और ये सभी पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है, हेल्प करते हैं। इसके बाद ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में जनरली जैसे पोटैटो का एक एग्जांपल आ जाता है, आर्टिचोक आ जाता है, ये ट्यूबर्स में है और ये जनरली सभी के अंदर फूड स्टोर रहता है। मीन्स ये पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर है और प्लांट्स के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद में सब एरियल स्टेम आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं, रैंक कर चलने वाले, ठीक है। और इसके अंदर भी आप पढ़ेंगे 4 कैटेगरी के ही स्टेम आएंगे यहाँ पर, सकर्स, रनर्स, स्टोलन एंड ऑफसेट। सकर्स नाम से ही समझना है, रनर्स, स्टोलन और ऑफसेट। क्लियर। इसके बारे में जनरल में आपको आइडिया दूं तो सकर्स में क्या है कि जनरली स्टेम के बिल्कुल बेसल पार्ट से, ठीक है, एक सकर्स एक ब्रांचेस अराइज होती है, ठीक है। और ये फर्स्टली हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है एंड देन वर्टिकल ग्रोइंग। क्लियर। और इस तरीके का जो स्टेम है वो कहाँ देखने को मिलता है, मिंट के अंदर, पुदीना के अंदर और क्राइसेंथेमम सिनेरारिफोलियम के अंदर, जिसको हम गुलदाउदी भी बोलते हैं। रनर्स में बात करें तो एज द नेम इंडिकेट रैंक कर चलने वाले हैं, तो इसमें दूब ग्रास आ जाती हैं, साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन। दूसरा एक इसका एग्जाम्पल आप ऑक्जेलिस भी ले सकते हैं, अमरूल जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्जेलिस को। क्लियर। इसके बाद में स्टोलन की बात करते हैं तो स्टोलन क्या है, आर्क्ड रनर्स को स्टोलन बोलते हैं। ये क्या है, एक आर्क बना करके ग्रो करते हैं, आर्क्ड रनर्स को क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। और इस तरीके का जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है, जिसको फ्रेगेरिया भी हम बोलते हैं। और दूसरा इसका एग्जाम्पल जैस्मिन में भी देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद में ऑफसेट की बात करूं तो ऑफसेट भी क्या है कि ये इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का वो एक्वाटिक प्लांट्स में स्पेशली देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर 2 एग्जाम्पल मेन आते हैं, एक इकोर्निया आता है, इकोर्निया क्रेसीपेस, जिसको हम टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, और दूसरा इसमें आता है पिस्टिया। तो ये ऑफसेट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद में एरियल स्टेम है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स के स्टेम क्या है, एरियल ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाई जो एरियल स्टेम है लाइक दैट ऑफ फाइलोक्लैड in the case of ओपनसिया, यूफोर्बिया। क्लियर। तो यहाँ एरियल स्टेम में आप देख सकते हैं सुगर कैन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसके साथ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मैं बात करूँ तो इस टाइप का जो मेथड है ये पूरा ह्यूमन डिपेंडेंट है, मैन मेड है, अंडर ह्यूमन सुपरविजन इसको हम कंप्लीट कराते हैं। क्लियर। और इस मेथड्स को कंप्लीट कराने के लिए सीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके लिए रेनी सीज़न सबसे बेस्ट माना जाता है। स्प्रिंग एंड रेनी सीज़न इज बेस्ट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स बाय दीज मेथड्स, ठीक है, बाय स्पेशली 3 मेथड्स। बाकी जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये तो एकदम लेबोरेटरी मेथड है, इन विट्रो मेथड है। तो यहाँ पर जैसे कि 4 ये मेथड आपको डिस्कस करने हैं कटिंग के बारे में, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन। कटिंग में हम कलम लगाना बोलते हैं। इसमें क्या है कि प्लांट्स के पार्ट्स हम लेते हैं, रूट, स्टेम, लीफ कोई भी ले लिया और उसके छोटे छोटे पीस हमने बना दिए और उन पीसेस को हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं, ठीक है, और वहाँ से ही वो क्या है, जर्मिनेट कर जाते हैं एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो कटिंग में रूट में देखने को मिलती है, स्टेम के अंदर भी और लीफ के अंदर भी। क्लियर। जो यहाँ पे एग्जाम्पल मोस्टली हमने नेचुरल मेथड्स में रूट, स्टेम, लीफ के देखे थे वही हम यहाँ पे कटिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या है कि स्टेम कटिंग के लिए ये जरूरी है कि प्लांट शुड बी मैच्योर। इसके बाद में जो स्टेम पार्ट जो हम ले रहे हैं कि अप टू 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए,
है ना, 1 ईयर ओल्ड कम से कम स्टेम होना चाहिए। इसके बाद में बेटर ग्रोइंग के लिए हमें इन स्टेम कट पीसेस को फाइटो हार्मोन से ट्रीट कर लेते हैं, और उसमें एक रूट प्रमोटिंग हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर? तो ऑक्सिन का यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का, मीन्स इसमें स्टेम जो पीसेस हैं उनको डिप कर लेते हैं इन पर्टिकुलर हार्मोन्स में, या स्प्रे कर देते हैं बिफोर सोइंग। तो इस तरीके से कटिंग में देखने को मिलता है हमें। इसके बाद में सेकंड मेथड की बात करूं मैं, लेयरिंग की। तो लेयरिंग क्या है कि किसी भी प्लांट्स में उसकी ब्रांच पर रूट को ग्रो कराना, ये लेयर है। और जो ब्रांच हम यूज कर रहे हैं रूट को उस पे लाने के लिए, रूट को बनाने के लिए, उसको लेयर हम बोलते हैं। और इस टाइप की जो टेक्निक है ये 2 कैटेगरी में हम इसको पढ़ते हैं, एक माउंड लेयरिंग है और एक एयर लेयरिंग है। माउंड लेयरिंग की बात करें तो ये जनरली हर्ब्स में इस टाइप की लेयरिंग हम करते हैं, ठीक है। और स्पेशली इन उन प्लांट्स में करते हैं जिन प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, जिन्हें हम इजीली क्या है पुल्ड करके आराम से सॉइल तक पहुंचा सकते हैं। भाई ब्रांचों को पुल करके इजीली हम सॉइल तक पहुंचा सकते हैं, और वहाँ पे एक हल्का सा कट लगाते हैं और उस ब्रांच को हम जमीन के अंदर क्या है गाड़ देते हैं, सॉइल में गाड़ देते हैं। एंड आफ्टर 1 मंथ एडवेंटियस रूट डेवलप एंड फाइनली दिस ब्रांच सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। क्लियर? इसके बाद एयर लेयरिंग है। एयर लेयरिंग जनरली उन प्लांट्स में, उन श्रब्स और ट्रीज में परफॉर्म की जाती है जिनकी ब्रांचेस सॉइल से काफ़ी ऊपर होती हैं। मीन्स उनकी ब्रांच को हम पुल करें तो वो सॉइल तक, मीन्स ग्राउंड तक ना पहुंच सकती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं, जिसको गूटी भी बोलते हैं। और उसमें से एक बहुत ही फ्लैसी ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं एयर लेयरिंग के लिए, है ना। और उस पर आकर के फिर 2 to 3 सेंटीमीटर उस पर रिंगिंग करते हैं, गडल पोर्शन बनाते हैं, और उसको हम ग्राफ्टिंग क्ले से पैक करके आफ्टर 1 and 2 month रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स विल अपीयर। क्लियर? इसके बाद में ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 प्लांट्स विद ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। वहाँ पे हम क्या है कि दोनों को मिलाकर के कंपोजिट प्लांट फॉर्म कर देते हैं। और ग्राफ्टिंग के लिए एक बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है कि ग्राफ्टिंग डाइकॉट में ही पॉसिबल होती है, मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि मोनोकॉट में क्या है कैम्बियम नहीं होता है। तो ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बियम का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ग्राफ्टिंग तभी पॉसिबल हो पाती है जब दोनों पार्ट्स को हम, जो एक को हम बोलते हैं स्टॉक और एक को बोलते हैं सियॉन, तो दोनों की यूनियन टाइटली होनी चाहिए, और दोनों पार्ट्स का जो कैम्बियम है वो बेटर वे से फ्यूज होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गन कनेक्शन अच्छी तरीके से क्या है मैनेज हो जाए, तभी ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो पाती है, नहीं तो नहीं होती है। क्लियर? और इसमें आप जानते हैं कि जनरली हम ग्राफ्टिंग उन प्लांट्स वैरायटी के बीच करते हैं जिसमें से एक प्लांट वैरायटी का रूटिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम, एब्जॉर्प्शन सिस्टम अच्छा हो, तो उसके लिए जनरली हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। और जिसकी वैरायटी अच्छी हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, है ना, वो थोड़ा सा बेटर वे से हो, तो उसमें हम सियोन को लेते हैं मोस्टली। जैसे कि मैंगो के केस में एक देसी मैंगो होता है, एक दशहरी मैंगो होता है, तो दोनों की ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि देसी मैंगो का जो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। और दशहरी मैंगो की वैरायटी है, वो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी स्वीटी होते हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और लास्ट में माइक्रो प्रोपेगेशन है, और माइक्रो प्रोपेगेशन भी क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। Generally, this phenomena is based on the phenomena that is called as cellular totipotency, and cellular totipotency is the ability of an organism in which a single cell give rise to whole plant. Cellular totipotency
is the ability of a cell by which a cell produce a complete plant. क्लियर? तो सेल्यूलर टोटीपोटेंसी पर बेस्ड है ये, और सेल्यूलर टोटीपोटेंसी का जो कंसेप्ट है वो हेवरलैंड ने दिया था, और इस सेल्यूलर टोटीपोटेंसी को एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट टाइम प्रूव किया था स्टीवार्ड ने, ठीक है, बाय डूइंग एज एक्सपेरिमेंट इन कैरेट प्लांट, ठीक है। तो वहां पर कैरेट प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था बाय टेकिंग फ्लोएम टिश्यू। क्लियर? इसके बाद में माइक्रो प्रोपेगेशन में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज और organ in nutrient medium under aseptic condition is known as micropropagation. As the name indicate, micro means very small, very tiny structure, जिसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर एसेप्टिक कंडीशन ग्रो कराते हैं, और उसी से क्या है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। और इसमें जो प्लांट हम लेते हैं या प्लांट का जो पार्ट्स लेते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लांट बोला जाता है। माने प्लांट पार्ट दैट इज यूज्ड इन tissue culture is known as explant. So it may be root cell, it may be stem cell, it may be leaf cell, it may be any tissues that we have taken. Clear? माइक्रो प्रोपेगेशन से हम वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के यदि हम ऑल मेथड्स का कंपैरिजन करें तो ये सबसे रैपिड मेथड है माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इट इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द माइक्रो प्रोपेगेशन। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लॉट ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो सिंपल यहाँ कंसेप्ट आता है कि सबसे पहले क्या है कि पर्टिकुलरली हमने कोई सेल लिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ भी हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, हार्मोन्स का एडिशन भी जरूरी है, जिसमें हम बेसिकली ऑक्सीन और साइटोकाइनिन यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीन रूट प्रमोटिंग हार्मोन है और साइटोकाइनिन शूट प्रमोटिंग हार्मोन है, तो ये जो दोनों जरूरी हैं। फिर इसके बाद में सेल्स डिवाइड करती है, तो फाइनली क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज कैलस, ठीक है। कैलस से फिर क्या है, एम्ब्रियोइड्स डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, एंड फाइनली plantlets are developed. Plantlets means baby plants are developed, and at last these plants are shifted from laboratory conditions to natural environments, and this process is known as hardening. तो इसको hardening हम बोला जाता है, hardening बोला जाता है कि the shifting of baby plants, that is plantlets, from artificial environments to नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हार्डनिंग। तो इस तरीके से ये माइक्रो प्रोपेगेशन को हम देख सकते हैं। तो ये एसेक्सुअल मेथड में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के सारे मेथड हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सारा मैंने पोर्शन आपको इवन 11th में ये कुछ करा दिया है, बाकी 10th में भी आप स्टडी कर चुके हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं 1 by 1 इनको भी डिस्क्राइब कराऊं विद एग्जांपल, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इसी से ही आपका काम चल जाएगा। यदि आपका काम नहीं चलता है तो मुझे आप कमेंट करें, और मैं फिर इन मेथड्स को 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल अच्छे से। इवन मैंने 11th में ये सारा पोर्शन आपको डिस्कस करा दिया है, और 10th में भी आप ये सारे मेथड देख चुके हैं। क्लियर? तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।